हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं हूं विजेंद्र वर्मा और एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जैव प्रौद्योगिकी, और आज हमारा टॉपिक है जीन स्थानांतरण की विधियां। देखिए, जीन स्थानांतरण करने की विधियों के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो जीन स्थानांतरण की दो विधियां हैं। पादपों में जीन स्थानांतरण निम्न दो विधियों द्वारा होता है। वाहक अणुरहित जीन स्थानांतरण, इस वाहक अणुरहित जीन स्थानांतरण को प्रत्यक्ष रूपांतरण भी कहते हैं। और सेकंड है अणु मध्यस्थ या अप्रत्यक्ष रूपांतरण। इस वाहक अणुरहित, इसमें किसी वाहक की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसमें वाहक की सहायता से जीन स्थानांतरण होता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं वाहक अणुरहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण किसे कहते हैं। बिना किसी जैविक वाहक या कारक के, बिना किसी जैविक वाहक या कारक के पादप कोशिका में डीएनए प्रवेश कराने तथा स्थायी रूपांतरण की क्रिया को सीधे जीन स्थानांतरण या वाहक अणुरहित जीन स्थानांतरण कहते हैं। देखिए एक बार फिर से कि बिना किसी जैविक कारक के, इसमें किसी भी कारक की आवश्यकता नहीं होती, बिना किसी कारक के पादप कोशिकाओं में डीएनए का प्रवेश करवाया जाता है, वांछित डीएनए प्रवेश कराया जाता है। क्योंकि अपन यहाँ पर जीन स्थानांतरण की विधि, तो बिना किसी, देखो इसमें बिना किसी जैविक कारक के जीन को प्रवेश करवाया जाता है, जबकि इसमें वाहक की सहायता से जीन को प्रवेश कराया जाता है। तो बिना किसी जैविक वाहक या कारक के पादप कोशिका में डीएनए प्रवेश कराने तथा स्थायी रूपांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? सीधे जीन स्थानांतरण या वाहक अणुरहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण कहते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष रूपांतरण की दो विधियां हैं। नंबर 1 विधि है इलेक्ट्रोपोरेशन या विद्युत छिद्रण, इसको विद्युत छिद्रण भी कहते हैं। 2 नंबर पे है शॉटगन, इसको बायोलिस्टिक भी कहते हैं, कणिका बंदूक भी कहते हैं, और जीन गन के नाम से भी इसको जाना जाता है। 3rd विधि है माइक्रो इंजेक्शन, और 4th है लाइपोसक्शन। ये 4 विधियां हैं वाहक अणुरहित, बिना वाहक के डीएनए को या जीन को कोशिका में, पादप कोशिका में प्रवेश करवाने की ये 4 विधियां हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अणु मध्यस्थ या अप्रत्यक्ष रूपांतरण। देखिए, इसमें वाहक या जैविक कारक या वाहक की आवश्यकता होती है। इसमें बिना किसी जैविक कारक या वाहक के जीन को प्रविष्ट नहीं कराया जा सकता। तो देखिए, ये 2 विधियां हैं इसकी। फर्स्ट है प्लाज्मिड वाहक, इसमें किसकी आवश्यकता होती है? वाहक की आवश्यकता होती है, और वाहक के रूप में यहां क्या लिया जाता है? प्लाज्मिड। और हमने पहले भी पढ़ा था इसी चैप्टर में टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। ये जो विधि है प्लाज्मिड द्वारा, ये स्थायी जीन स्थानांतरण की विधि है, इसके द्वारा स्थायी जीन स्थानांतरण होता है। जबकि नेक्स्ट बात है वायरस वाहक, यहाँ पे वाहक के रूप में किसको काम में लिया जाता है? वायरस को। इस CAMV ये जो है, ये फूल गोभी, मोजेक वायरस है, TME तंबाकू मोजेक वायरस और जर्मनी वायरस, ये तीनों वायरस वाहक के रूप में काम में लिए जाते हैं। जबकि यहाँ जीन स्थानांतरण अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। स्थायी किसके द्वारा होता है? प्लाज्मिड वाहक के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो ये हम 2 विधियों की बात करेंगे। वाहक अणुरहित, इसकी 4 विधियां हैं, और अणु मध्यस्थ या अप्रत्यक्ष रूपांतरण की ये 2 विधियां हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोपोरेशन या विद्युत छिद्रण। तो आइए देखिए, जीन स्थानांतरण की स्थिति में पादप कोशिका निलंबन को, पादप कोशिका
निलंबन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। जीन स्थानांतरण की इस विधि में पादप कोशिका निलंबन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जिससे धनायन कैथोड की ओर और ऋणायन एनोड की ओर गति करता है तथा ध्रुवित कोशिका भित्ति अध्रुवित हो जाती है। ध्रुवित कोशिका भित्ति क्या हो जाती है? अध्रुवित हो जाती है। देखो, इस जीन स्थानांतरण की इस विधि में पादप कोशिका निलंबन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जिससे कैथोड धनायन की ओर और ऋणायन एनोड की ओर गति करता है और ध्रुवित पादप कोशिका भित्ति अध्रुवित हो जाती है। और अध्रुवित कोशिका भित्ति जो होती है वो पुनर्योगज डीएनए के प्रवेश के लिए पारगम्य होती है, यानी कि उसमें पुनर्योगज डीएनए आसानी से प्रवेश कर जाता है। और इस विधि द्वारा धान, मक्का, तंबाकू और गेहूं में जीन स्थानांतरण किए गए हैं। ठीक है, ध्रुवित, देखो इसमें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है कोशिका को, और ध्रुवित से क्या हो जाता है? नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपन जिस कोशिका में बाह्य डीएनए प्रवेश कराना होता है, या अपन ये कहें पुनर्योगज डीएनए जिस कोशिका में प्रवेश कराना होता है, उस कोशिका का चयन किया जाता है और चयन करने के बाद में इसकी भित्ति को हटा दिया जाता है। कोशिका भित्ति रहित कोशिका को कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, ये हो गया, ये इसकी क्या है? कोशिका झिल्ली। अब इस कोशिका झिल्ली युक्त कोशिका भित्ति रहित कोशिका को पढ़ेंगे। अब इस कोशिका भित्ति रहित कोशिका को विदेशी डीएनए को उच्च वोल्टता के स्पंदन दिए जाते हैं, झटके दिए जाते हैं, और उच्च वोल्टता के स्पंद से इस झिल्ली में अस्थायी छिद्र बन जाता है। और इन अस्थायी छिद्रों से ये जो विदेशी डीएनए है ये इसमें क्या हो जाता है? प्रविष्ट हो जाता है। देखो, इनके विद्युतीय झटके दिए जब जाते हैं तो विदेशी डीएनए इन छिद्रों के माध्यम से किसमें प्रविष्ट हो जाता है? कोशिका। और जैसे ही बाह्य डीएनए, विदेशी डीएनए इस कोशिका में प्रविष्ट होता है, ये छिद्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, और यहाँ कोशिका से ये कहां चला जाता है? ये डीएनए किसमें प्रविष्ट हो जाता है? केंद्रक में। और इस प्रकार हमें एक कोशिका प्राप्त होती है, विदेशी डीएनए युक्त रक्षित पादप कोशिका। तो ये थी इसकी क्रियाविधि। इसमें उच्च वोल्टेज के स्पंदन दिए जाते हैं। इसको कोशिका भित्ति रहित कोशिका और विदेशी डीएनए को मिक्स करने के बाद एक पात्र में विदेशी डीएनए युक्त विलयन में इस कोशिका को रखा जाता है, और फिर इनको क्या किया जाता है? स्पंदन दिए जाते हैं और विदेशी विद्युत के झटके दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है? इसमें अस्थायी छिद्र बनते हैं, और इन अस्थायी छिद्रों से क्या प्रविष्ट हो जाता है? ये विदेशी डीएनए कोशिका में प्रविष्ट हो जाता है। और जैसे ये विदेशी डीएनए कोशिका में प्रविष्ट होता है तो ये छिद्र क्या जाता है? बंद, और ये कोशिका से केंद्रक के डीएनए के साथ समायोजित हो जाता है। और इस प्रकार हमें कोशिका जो प्राप्त होती है वो विदेशी डीएनए से रक्षित पादप कोशिका प्राप्त होती है। तो ये थी अपनी इसकी इलेक्ट्रोपोरेशन तकनीक। नेक्स्ट बात मैं करता हूं, ये जो विद्युत छिद्रण जो विधि है इसके दो प्रकार है, दो विधियां हैं। फर्स्ट जो विधि है निम्न वोल्टता दीर्घ स्पंदन। निम्न वोल्टता के दीर्घ स्पंदन दिए जाना है, और उच्च वोल्टता के लघु स्पंदन। दो विधियां हैं। इसके कुछ लाभ भी हैं तो कुछ हानियां भी हैं। लाभ देखिए क्या है। लाभ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, यह विधि सस्ती है और तीव्र और न्यूनतम क्षमता वाली होती है। इसकी हानि क्या है? देखिए, हानि क्या है? इस विधि में प्रोटोप्लास्ट अभी मैंने कहा था, कोशिका भित्ति रहित कोशिका क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। अतः यह सभी पादप तंत्रों पर लागू नहीं होती। ठीक है, तो ये इसकी एक कमी थी, इसका लाभ है, इसके दो प्रकार हैं। ठीक है, ये विधि थी अपनी। नेक्स्ट बात अपन करते हैं
जीनगन विधि की बात। इस शॉटगन विधि को कणिका बंदूक, बायोलिस्टिक या जीनगन कहते हैं। इस जीन स्थानांतरण की इस विधि में क्या होता है कि वांछित डीएनए को, जिस डीएनए का स्थानांतरण कराना होता है, उस वांछित डीएनए को सोने या टंगस्टन की 1 माइक्रोमीटर व्यास की गोलिकाओं के चारों ओर लेपित करके और गन की सहायता से वांछित कोशिका में प्रविष्ट कराया जाता है। सोने या टंगस्टन की छोटी छोटी गोलियों के चारों ओर किसको लेपित कर दिया जाता है? वांछित डीएनए को। और इस वांछित डीएनए को लेपित करने के बाद इस गन की सहायता से और सीधा पादप कोशिका में स्थानांतरित करवा दिया जाता है। ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स। क्या कहते हैं इनको? माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स। और इन माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स को गन की सहायता से सीधा किसमें प्रविष्ट करा दिया जाता है? पादप कोशिका में। देखो, इस गन के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 की बात करें तो गैस त्वरण नली, इस भाग को बोलते हैं, ये जो है ऊपर का भाग, इसको बोलते हैं गैस त्वरण नली। नेक्स्ट है स्थूल वाहक। स्थूल वाहक ये होता है स्थूल वाहक जिस पर माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स चिपके रहते हैं, इसके ऊपर। नेक्स्ट है अवरोधक पर्दा, ये अवरोधक परत होती है। और नेक्स्ट बात करें अपन लक्ष्य, और यहां से ये डीएनए लेपित सूक्ष्म कण छोड़े जाते हैं और यहां उस लक्ष्य कोशिका को रखा जाता है, इसे सीधा इस कोशिका में प्रविष्ट करवा दिया जाता है। देखिए इस विधि में कैसे प्रविष्ट होते हैं ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स पादप कोशिका में। स्थूल वाहक को सही स्थान पर फिट करके, इस स्थूल वाहक को सही स्थान पर फिट करके और आंशिक निर्वात उत्पन्न किया जाता है। इस स्थूल वाहक को सही स्थान पर फिट करके आंशिक निर्वात उत्पन्न किया जाता है, जिससे संविदारण डिस्क फट जाती है। ये संविदारण डिस्क क्या होती है? फट जाती है। और इस संविदारण डिस्क के फटने से प्रघाती तरंगें उत्पन्न होती हैं। कैसी तरंगें? प्रघाती तरंगें। प्रघाती तरंगें जिससे स्थूल वाहक का त्वरण होता है। इस स्थूल वाहक का क्या होता है? त्वरण होता है। और जब स्थूल वाहक अवरोधक पर्दे से टकराता है, जब ये स्थूल वाहक अवरोधक पर्दे से टकराता है, तो इससे चिपके सूक्ष्म कण माइक्रो प्रोजेक्टाइल स्क्रीन में से गुजरकर इसकी स्क्रीन में से नीचे रखी कोशिकाओं तथा उनके केंद्रकों में प्रवेश कर जाता है। इस विधि द्वारा सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, गेहूं, इन सब में स्थानांतरण किया जाता है। और ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं इसके लाभ की। देखिए इसके लाभ। नंबर 1, यह एक सुरक्षित व साफ सुथरी विधि है। यह एक सुरक्षित व साफ सुथरी विधि है। नंबर 2, यह व्यवस्थित व स्थायी पुनर्जनित उत्तक बनाने की विधि है। नंबर 3, ऐसी जातियां जो सरलता से रूपांतरित नहीं होती हैं,
अर्थात जिनमें सरलता से जीन स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है उनमें इस विधि द्वारा आसानी से जीन स्थानांतरण किया जा सकता है। इस विधि द्वारा बहुत सारे ट्रांसजेनिक पादप विकसित किए जा सकते हैं। ये तो थे इसके लाभ। फिर से देखिए एक बार, ये सबसे सुरक्षित और साफ सुथरी विधि है। यह व्यवस्थित व स्थायी पुनर्जनित ऊतक बनाने की विधि है। और थर्ड है, ऐसी जातियां जो सरलता से रूपांतरित नहीं होती हैं उनमें रूपांतरण या जीन स्थानांतरण इस विधि द्वारा आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं हानि। इसके कुछ हानियां भी हैं। नंबर 1, इस विधि द्वारा काइमेरिक पादपों का विकास किया जाता है। इस विधि द्वारा काइमेरिक पादपों का उद्गम होता है। ये याद रखना, इस विधि द्वारा काइमेरिक पादपों का यानी कि ट्रांसजेनिक पादपों का उद्गम होता है। और नंबर, इस विधि में प्रक्षेपण की गति का नियंत्रण नहीं होता। इसकी गति का नियंत्रण नहीं होता। ये यहां से अपन जब छोड़ते हैं तो ये प्रक्षेपण की इस कणिका की गति का नियंत्रण नहीं होता, जिससे कोशिका को भारी नुकसान होता है। आदर कोशिका को क्या होता है? नुकसान होता है। तो ये 2 है इसकी हानियां। ठीक है, तो ये अपनी हुई 2 विधि आज अपन ने पढ़ी। नेक्स्ट विधि अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।